संविधान सभा में जितनी तीखी गरम बहसें भाषा के सवाल को लेकर हुईं, उतनी किसी और विषय पर नहीं हुईं। देश की राजभाषा, प्रदेशों की राज्य भाषा, मुख्तलिफ सूबों के बीच संपर्क की भाषा जैसे टेढ़े सवालों पर तमाम तरह के विचार थे, तमाम तरह की बातें। पर देश की भाषा और ख़ास करके हिंदी, हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी को लेकर तो झगड़ा संविधान सभा के बनते ही शुरू हो गया था। 10 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में ही जब प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता कर रहे थे, एक अजब बखेड़ा खड़ा हुआ। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि संशोधन में क्या मैं माननीय सदस्य से ये पूछ सकता हूं कि क्या वो अंग्रेजी नहीं जानते? मैं अंग्रेजी जानता हूं, मगर हिंदुस्तानी में बोलना चाहता हूं। बहुतेरे सदस्य हिंदुस्तानी नहीं जानते। उदाहरण के लिए श्री राजगोपालाचारी को ही ले लीजिए। जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है। जो लोग यहाँ भारत का विधान निर्माण करने के लिए आए हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य होने योग्य नहीं है। बेहतर होगा कि वो सभा छोड़कर चले जाए। ऑर्डर। सभापति महोदय, मेरा संशोधन यह है कि प्रोसीजर कमेटी अपने नियम पहले हिंदुस्तानी में बनाए और उसके बाद उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए। प्लीज। एक भारतीय होने के नाते मैं ये अपील करता हूं कि जो इस देश को आजाद करने के लिए तुले हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें अपनी भाषा में सोचना और बोलना चाहिए। ऑर्डर। I do not permit you to proceed anymore. आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। Resume इस your देश की seat भाषा now. हिंदुस्तानी ही होगी। Resume your seat just now. धुलेकर साहब, आप जो कहना चाहते थे आप कह चुके हैं। देखिए पंडित जी, अब मेहरबानी करके इस हाउस की इज्जत रखिए और अपनी जगह पर बैठ जाइए। धुलेकर साहब, हाउस में इज्जत रखना बहुत जरूरी है। ये कोई झांसी की आम सभा नहीं है जहां जोर जोर से भाइयों और बहनों चिल्लाकर भाषण झाड़ना शुरू कर दें। समझे? आइए, चलिए। देखिए पंडित जी, चलिए। पंडित नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी देश की राजभाषा बने। बरसों से महात्मा गांधी भी भारत भर में हिंदुस्तानी जबान और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। वो जानते थे कि एक दिन आज़ाद हिंदुस्तान में हमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सवाल सुलझाना होगा। और अपनी शहादत के थोड़े ही दिनों पहले उन्होंने हरिजन अखबार में इस बात पे लिखा भी था। हिंदुस्तानी भाषा को न संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाहिए, न फारसी भरी उर्दू। इसे तो दोनों का एक मीठा सा मिश्रण होना चाहिए। हिंदुस्तानी में दूसरे इलाकों की बोलियों से भी शब्द लेने चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो विदेशी भाषाओं से भी। हाँ, अगर वो लफ्ज आसानी से राष्ट्रभाषा में घुल मिल सकें तो। इस तरह हमारी राष्ट्रभाषा को एक ऐसी शक्तिशाली जबान बनाना होगा जो सारे इंसानी विचारों को और जज्बों को बयान कर सके। सिर्फ हिंदी तक या उर्दू तक अपने आप को सीमित रखना तो देश की अक्ल और आत्मा के साथ अपराध होगा। मार्च 1947 में ही फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी की बैठक में ये तय किया गया कि हिंदुस्तानी संघ की राजभाषा और सरकारी कामकाज की भाषा होगी, जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेंगे। अंग्रेजी तब तक दूसरी राजभाषा होगी जब तक संघ इसे कानूनन ज़रूरी समझे। पर जैसे ही देश हिंदुस्तान
और पाकिस्तान में बटा, हिंदुस्तानी ज़बान भी बट गई, हिंदी वालों में, उर्दू वालों में। और क्योंकि पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था, हिंदी वालों ने तो ठान लिया कि उर्दू को वो पाकिस्तान भेज कर ही दम लेंगे। सभापति महोदय, अब जबकि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो ही चुके हैं, तो हम इस बात को देखना चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और उसका जो दृष्टिकोण था, क्या वो वैसा का वैसा आज भी रहना चाहिए या उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारी असेंबली की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए। मैं आपके सामने अब ये बात पेश करूंगा कि आप कृपा करके इस पर विचार करें कि अब हमारी भाषा और उसके साथ क्या स्क्रिप्ट या लिपि होनी चाहिए। मिस्टर धूलेकर, मैं समझता हूं जो सवाल हमारे सामने पेश हैं, आप उससे बहुत दूर चले गए हैं। इस वक्त जो चीजें हमारे सामने पेश हैं, उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? उस वक्त तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री आर.वी. धुलेकर को चुप कराकर बैठा दिया, पर 2 दिन बाद हुई कांग्रेस सदस्यों की एक मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया कि अब से हिंदुस्तानी नहीं, हिंदी राजभाषा होगी। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, पर बात जब वोट पर आई तो 32 के मुकाबले 63 वोटों से हिंदुस्तानी हार गई और हिंदी जीत गई। 27 मार्च 1948 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी फिर मिली तो आबो हवा बहुत बदल चुकी थी। It seems Mr. K. Munshi has sent us a resolution passed in a meeting of the Congress members regarding the question of a link language. ये बताइए और क्या लिखा है इस रेजोल्यूशन में? Well, it says that the word Hindustani should be replaced by the word Hindi in all our drafts. पर हम ऐसा करने पे बाध्य नहीं है। हमारे सामने और भी कई अनुमोदन संशोधन पड़े हैं, जैसे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के अमेंडमेंट। In my legal opinion, the amendments moved by Dr. Sachidanand Sinha, Seth Govind Das, and Mr. Thakurdas Bhargav involve matters of policy, and we must therefore refer them to the Constituent Assembly. But the resolution sent by Mr. Munshi is a matter of procedure, and this committee can take a decision about that. और आपका क्या कहना है डॉक्टर अंबेडकर? If you ask me, I will say we cannot deny the fact that Congress has an indisputable majority. And if they are bent upon changing Hindustani to Hindi, we will have to come around sooner or later. Then why not sooner than later? इस तरह बिना संविधान सभा की सहमति के ड्राफ्टिंग कमेटी ने हिंदुस्तानी शब्द हटाकर अपने मसौदों में हर जगह हिंदी लिखना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में 5 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा के सामने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया तो कई सदस्यों के लिए बाकी चीजों के मुकाबले भाषा का सवाल ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका था। महोदय, मेरा मत है कि हिंदी और केवल हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी बनाम हिंदुस्तानी का विवाद अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि संविधान की धारा 99 के अनुसार केवल 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हिंदी, जिनमें संसद की कार्रवाई हो सकती है। जहां तक दक्षिण भारत के नागरिकों और सदस्यों का सवाल है, मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ वर्षों तक कार्यवाही को अंग्रेजी में चलाना होगा। उन पर हम जबरदस्ती कुछ लाद तो नहीं सकते, मगर अंत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी और साथ में देवनागरी हमारी राष्ट्रलिपि। हिंदी वाले अपनी संख्या शक्ति पर इतराते हुए जीत मनाने लगे, पर दूसरे लोग बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ ने तो भाषा के सवाल पर देश के टूट जाने की भी बात कर डाली। I would, sir, convey a warning on behalf of the people of South India, because there are already elements there who want separation, and it is up to us to firmly try and keep those elements down. And my friends in UP, do not help in any way by repeatedly flogging their idea of Hindi imperialism. Sir, it's up to my friends in UP to have an undivided, unbroken whole India, or it's up to them to have only a Hindi India.
दक्षिण ही नहीं, बंगाल के लोग भी उसी तरह आहत थे। The protagonists of Hindi, in their enthusiasm, have gone too far. It is no use repeating ad nauseum the new dictum that independence will be meaningless if we do not all start talking in Hindi or conducting official business in Hindi from tomorrow. It is not only ridiculous, but also totally absurd. और पंजाब वाले भी अपनी जबान को लेकर चिंतित थे। जब तक ये सवाल इस शक्ल में मेरे सामने नहीं आया था, मैं हिंदी और हिंदुस्तानी में कोई फर्क नहीं समझता था। इस सिलसिले में मुझे अपना ही पंजाबी का एक शेर याद आता है, चंगा है सी अनजानिया, सपना पई जब जानिया। यानी जब तक नहीं पता था तब तक ठीक था, जानते ही झंझट में पड़ गया। जबान के मुतालिक में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो आइन है, मैंने इसका उर्दू तर्जुमा देखा है और हिंदी के तर्जुमे के बारे में जो हिंदी के हामी हैं, उन दोस्तों से बातें की हैं, वो भी हिंदी के तर्जुमे से मुझे इसका मतलब नहीं समझा सके। खुद पंडित नेहरू ने जब डॉक्टर रघुवीरा का किया कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अनुवाद पढ़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, सच बात तो ये है कि इस ट्रांसलेशन का एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा है। पर फिर भी हिंदी के उग्रपंथी हर मौके पर हिंदी हिंदी करने से बाज ही नहीं आ रहे थे। 30 जुलाई 1948 को सभा में जब बात लोकसभा और राज्यसभा के कर्मचारियों के सर्विस कंडीशंस पे चल रही थी, सेठ गोविंद दास अचानक हिंदी को लेकर खड़े हुए। सभापति जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब से हम लोग यहां आए हैं, तब से राष्ट्रभाषा के संबंध में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा का सवाल पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इन अफवाहों का खंडन करें। Sir, to spring such a subject upon the audience all of a sudden is against all order and procedure. हिंदी वालों का हमला जारी था। एक सन्यासिन ने तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और हिंदुस्तान का नाम भारत रखने के लिए आमरण अनशन तक कर डाला। जब पंडित नेहरू ने जाकर समझाया, तब उसने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी, पर साथ ही ये बयान भी दे दिया कि प्रधानमंत्री जी ने मेरी सारी मांगें मान ली हैं। ऐसे हालात में एक विशेष कमेटी बनाई गई और श्री के.एम. मुंशी और श्री गोपाल स्वामी अयंगार को कोई ऐसा फॉर्मूला इजाद करने का काम दिया गया जिससे भाषा के सवाल पर सब संतुष्ट हो सकें। इस बात से भी कई लोग चिढ़ गए थे कि इस कमेटी में हिंदी वाले क्यों नहीं हैं। पर सच ये था कि इतने विरोध और विषैले माहौल में भी मुंशी अयंगार कमेटी ने इस असंभव काम को लगभग संभव कर दिखाया था। मुंशी अयंगार के सुझाव 12 सितंबर को सदन में पेश किए गए। When any member rises to speak on this language question, I would request that he should not let fall a single word or expression which might hurt or cause offense. Mr. Gopalaswamy Iyengar will move the first amendment number 65. Sir, opinion has not always been unanimous on this question. There was, however, one thing about which we reached a fairly unanimous conclusion, that we should select one of the languages of India as the common language of the whole of India. चलो इंग्लिश तो गई, अब देखते हैं कौन सा लैंग्वेज आता है सर। The final decision is that we should adopt Hindi as the language for all official purposes of the Union under the Constitution. The subsidiary decisions were that we had to keep English going for a period of 15 years
until Hindi could establish for itself a position in which English stands today. No. So, I move that the official language of the Union shall be Hindi in the Devanagari script, and the form of numbers shall be the international form of Indian numerals. So, the whole world, with one or two exceptions, have adopted the international form of the Indian numerals. It is but right that we should keep in step with the whole world, or it should really be the other way. The whole world is already in step with us, who really gave these numerals to the world. Here. Now, sir, a few words regarding the language of the courts. Lawmaking and law interpretation require an amount of precision, and a number of expressions and words have acquired a certain definite meaning. And until we reach that stage in regard to the Hindi language, and I do not think at present Hindi language is anywhere near it, my own feeling is that English language will last in forms of bills and laws and interpretation of such laws, but not for much longer than 15 years. हिंदी के अतिरेकी इस फैसले से नाखुश थे, पर अपनी मेजॉरिटी से बड़े आश्वस्त भी थे। वो भूल गए थे कि लोकतंत्र में संख्या शक्ति का इस्तेमाल सोच समझकर और अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करके ही किया जाना चाहिए। भाषा का विषय 95% हल हो गया है महोदय, और जो 5% बाकी है उसमें कुछ सैद्धांतिक बातें हैं। उन सिद्धांत की बातों को यदि हमारे दक्षिण भारत के माननीय सदस्य और दूसरे प्रांतों के सदस्य स्वीकार नहीं करते तो उन्हें हमें भी वैसी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हम भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें और बिना किसी प्रकार की कटुता आए हम ऐसी बातों को बहुमत से निपटा लें। हम हिंदी का पक्ष लेने वालों पर यह आक्षेप लगता आया है कि हम इस विषय को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखते हैं। हम उर्दू से प्रेम रखते हैं, मगर उर्दू भाषा ईरान और अरब की तरफ देखती रही है। उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की अकेली भाषा है, यह मैं नहीं कहता, मगर मैं यह अवश्य कहूंगा कि हिंदी के समर्थक सांप्रदायिक नहीं हैं, जो उर्दू का समर्थन करते हैं वे सांप्रदायिक हैं। यह बात सत्य है कि सेकुलर स्टेट को हमने मान लिया है, मगर हमने इसका यह अर्थ तो कभी नहीं समझा कि सेकुलर स्टेट मानना अनेक संस्कृतियां मानना है। इस देश में हजारों वर्षों से एक ही संस्कृति चली आई है और यह परंपरा अभी तक कायम है। इस परंपरा को रखने के लिए और इस बात का खंडन करने के लिए कि हमारी दो संस्कृतियां हैं, हम इस देश में एक भाषा, एक लिपि रखना चाहते हैं। और यूं भाषा का सीधा सादा सवाल एक मजहबी सवाल भी बना दिया गया। You cannot make a language suitable for a modern world simply by a legislative vote. The suitability of the language requires great thinkers, great writers, philosophers, literateurs, dramatists, scientists, and many others. So I believe, without giving any offense, that Hindi is a language which is in a very rudimentary condition in this respect. And I submit that besides Hindi, there are other claimants. नजीरुद्दीन अहमद साहब, हम संस्कृत पर और संस्कृत में आपके विचार सुनना चाहते हैं। Thank you very much for anticipating me. If we have to adopt, why should we not adopt world's greatest language? और इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि आजकल संस्कृत कोई बोलता तो है नहीं। Yes. And for that simple reason that it is impartially difficult to all. बंगाल के श्री नजीरुद्दीन अहमद संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी भी जानते थे, पर हिंदी न जानने वाले दक्षिण के मेंबरान के हाल तो और नाजुक थे। Sir, my respectful submission is that today Hindi is only a regional language and a provincial language. And just because it is being spoken by about 10 crores of people out of 32 crores, we are raising it to the level of common language. I would call all languages spoken in India as our national languages. खुद यूपी से आए हिंदुस्तानी भाषी जनाब हिफ्जुर रहमान भी पशो पेश में थे।
जनाबे वाला, मुझे याद है और मैं भूला नहीं हूं कि जब 30 जनवरी को वो अजीम और बहुत बड़ा हादसा पेश आया जब किसी जालिम ने गांधी जी को हमसे छीन लिया। उस हादसे से तकरीबन 3 रोज पहले गांधी जी से बिरला हाउस में मेरी बात हुई थी। तब महात्मा गांधी ने मुझसे कहा था कि मुल्क में अमन हो गया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिस तरह आपने दिल्ली में अमन कायम करने के लिए मेरा साथ दिया है, उसी तरह हिंदुस्तानी ज़बान के प्रचार के लिए भी हिंदुस्तान भर में कोशिश करनी होगी और इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। उस वक्त मैंने उनसे कहा था, हम आपके साथ हैं। लेकिन आज यहां पर हिंदी को उसी हिंदुस्तानी की जगह रखा जा रहा है और गांधी जी के और कांग्रेस के 30 साल तारीख के खिलाफ गलत कदम उठाया जा रहा है। ये मालूम हुआ है कि हिंदी का मतलब उस जबान से है जो संस्कृताइज्ड हो, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी के अल्फाजों की जगह नए अल्फाज लाए जाएं। मेरे भाई सेठ गोविंद दास जी ने कहा कि उर्दू से उन्हें बहुत प्रेम है, लेकिन उर्दू मुसलमानों की जबान है। श्रीमान, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। एक खास फिरके की जबान मानकर ही आपने एतराज किया था। इससे तो बाहर की चीजें ही जाहिर होती हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि उर्दू को मुसलमान ना ईरान से लेकर आए, ना स्पेन से और ना अरब से, बल्कि उर्दू हिंदू मुस्लिम की बोलचाल बाजारों, मकानों और गली कूचों से वजूद में आई। क्या आप नहीं जानते कि हाल ही के मजहबी शायर मोहसिन काकोरी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। वो कहते हैं, सिमत काशी से चला है जानिबे मथुरा बादल, बर्क़ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, खबर उड़ती हुई आई है जहां में ये अभी के चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। इस शायरी में गंगा और मथुरा का जिक्र आया है और शायर ने मक्का, मदीना और जमजम को काशी, मथुरा और गंगा जल के रंग में दिखाया है। इसलिए महात्मा जी ने ठीक फरमाया था कि अगर यूनियन की कोई आम जबान बन सकती है जो तमाम मुल्क में बोली और समझी जा सके, तो वो हिंदुस्तानी ही है। बहस मुबाहिसे और नोक झोंक का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा। हिंदी के समर्थक अंग्रेजी को हटाने की 15 साल की मियाद के भी सख्त खिलाफ थे। उन्हें देश में हिंदी चाहिए थी और आज अभी इसी वक्त चाहिए थी। कल मेरे मित्र मिस्टर हिफ्जुर रहमान ने एक अपील की थी, उसके उत्तर में 1-2 शब्द कहना चाहता हूँ। महात्मा गांधी का नाम लेकर उन्होंने अपील की थी कि हम हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाएं और उसे फारसी और देवनागरी लिपियों में लिखें। महात्मा गांधी का नाम लेकर मैं पूछता हूँ, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को भी क्यों न स्थापित किया जाए? मैं ये कहता हूँ कि कुछ हजार मुसलमानों के अतिरिक्त जो इस देश के सपूत हैं और जो अब भी हमारे साथ हैं, अन्य सभी मुसलमान हमारे साथ नहीं रहे। वे इस देश को अपना देश नहीं मानते थे। इसी कारण वे पृथक होना चाहते थे। मैं ये कहता हूं कि मैंने कल जो सुना वो सांप्रदायिक आधार को मानकर कहा गया था। मौलाना आजाद और किदवाई साहब समान हमारे कुछ मित्रों को छोड़कर how this is relevant? इसका तुक क्या है? ऑनरेबल मेंबर, अब अगर अपनी बात खत्म कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने बहुत अनाप शनाप बातें की हैं और हाउस अब आपको और सुनने के मूड में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं कि देवनागरी लिपि तथा हिंदी अंकों के साथ हिंदी भाषा को सीधे सीधे स्वीकार किया जाए, क्योंकि कोई भी और भाषा भारत की राजभाषा हो ही नहीं सकती। Sir, before this unfortunate controversy was precipitated, I took it as axiomatic that Hindi would be accepted as the national language of this country. At that time, I would have accepted Hindi in the Devanagari script as our national language. But today, I have moved away from that.
I say with no offense, those friends who have been ardent, if not fanatical supporters of Hindi, have done Hindi a greater disservice than others by their intransigence. By their intolerance, they have created an attitude of resistance to something which should have been naturally accepted as our national language. I have given this amendment of Hindi in the Roman script because I feel, looking at it objectively, looking at it with the greater interests of the country, we must accept the Roman script. But as I say, it will require courage and vision. It will require a need to resist reactionary sentiments and forces. मैं सेठ गोविंद दास जी की तवज्जो उन्हीं की तकरीर की तरफ दिलाना चाहता हूं। सन 1945 की बजट स्पीच में इन्होंने ये कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी तकरीर हिंदुस्तानी में नहीं कर सकता। सन 1945 में इनकी जबान हिंदुस्तानी थी, जो आज देवनागरी रस्मुल खत में हिंदी हो गई। इसका कोई जवाब है इनके पास? इसकी वजह यह है कि 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी नेशनल जबान उर्दू होने का ऐलान किया। मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब यहां की जबान हिंदुस्तानी है तो उर्दू के बारे में इतनी नफरत क्यों जाहिर की जाती है? अपनी मेजॉरिटी के जरिए आप इसको एकदम खत्म और बंद क्यों कर देना चाहते हैं? ये कौन कहता है? ये रेजोल्यूशन कहता है। तू मैं सिर्फ भाषा को लेकर ही नहीं थी। संख्याओं के 9 चिन्ह यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी संविधान सभा में एक लंबी बहस का बायस बन गए थे। कुल 9 चिन्हों के सवाल पे ऐसा लगने लगा कि देश के 9 टुकड़े न हो जाएं। A new dispute regarding numerals has also cropped up. And the issue is whether the numeral should be of international form or Devanagari form. Crores of our South Indian friends are insisting that they will not yield on this point. Sir, those whose mother tongue is Hindi will only learn Hindi. But we in the South, we have got to study not only Hindi, but also our own mother tongue. You in the North will have to realize what sacrifice we are making. Sir, with these words, I appeal to Hindi-speaking people to give up their attitude of domination and dictation and adjust themselves. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल बंगाल ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता और विद्वान थे, और उनका भी कहना था कि किसी एक भाषा को दूसरी जबानों के ऊपर तरजीह नहीं दी जा सकती। Some of my friends spoke eloquently that a day might come when all of India shall have one language and one language only. Frankly speaking, I do not share that view. If it is claimed by anyone that by passing an article in the Constitution of India, one language is going to be accepted by all by a process of coercion, I say, sir, that will not be possible to achieve. Unity and diversity is India's keynote and must be achieved by a process of understanding and consent. You will not call it provincial if I say that I am proud of my own language. It is a language that has been enriched by many noble writers for centuries past. It is the language of Vande Mataram, the language of our national poet, Rabindranath Tagore. It is the language of India. That is your language. I am sure that the languages of my friends from the South and the West, of which they are so proud, also have great records which must be safeguarded and protected in ample measure. Much has been made about the numerals. We are having a minor war over numerals. The continuance of the international numerals, which have come back to the country of their birth in somewhat modified form, is vitally necessary for our own interest.
You have got your statistics, scientific work, commercial undertakings, bank accounts, audits. You have so many other things in respect of which the use of international numerals is necessary. All that we have recommended is the acceptance of a formula which we feel is fair and just to all. गैर हिंदी भाषी लोग सिर्फ इतनी मांग कर रहे थे कि संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय ढंग से लिखने की छूट दे दी जाए, पर कुछ लोग इतनी छूट देने के लिए भी तैयार नहीं थे। What is all this nonsense about Hindi numerals, I say? May I tell you, sir, that these international numerals are older than the numerals you so fondly hug today? Question. There is no question of questioning that. It is a fact. It is not a matter of fact. You may say what you like. I have my own opinion. Your opinion is not what matters, Dr. Subrayan. It is a fact and not an opinion. Yours is an opinion with which you want to change the fact. It has been said so in Encyclopedia Britannica. I will read it, Mr. Sharma, for your edification. Say it for your enlightenment. I am enlightened enough. 1, 4, and 6 are found in the Ashoka inscriptions of the 3rd century BC, long before your numerals were thought of. 2, 4, 6, 7, 9 appeared in the Nanagarh inscriptions a century later. Is Nanagarh situated in Europe? That's why I say these are our numerals, which you do not want to accept. I am only proving that these numerals originated in India and nowhere else. 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9 in the Nashik cave of the 1st and 2nd century of our era. Have you seen these caves in Nashik? I am not going to enter into an argument. We from the South, wanting a national language, wanting to be in tune with all of you from north of India, agreed to swallow 95% of what you wanted. And yet, you want the balance 5% also? Because we believe in the Tamil proverb, a hare has 3 legs. If I tell you what happened to me, you will understand my anxiety. For 3 whole months, for every morning when I got out of my house, I heard nothing but the cries of, "Let Hindi die and let Tamil live. Let Subbarayan die and let Rajagopalachari die. Let Subbarayan die and let Rajagopalachari die." भाषा के टेढ़े सवाल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिंता थी कि हम भारत की एकता को आगे रखते हुए कैसे अपनी अनेकता को भी कायम रखें। असली चुनौती यही है। Language is a most intimate thing. It is perhaps the most important thing which society has evolved, out of which other things have taken growth. It is a unifying factor, and it is also a factor promoting disunity. It is an integrating factor, and it is a disintegrating factor, as between 2 languages, as indeed between 2 countries. A very wise man, the father of our nation, Mahatma Gandhi, taught us that while English is a great language, we cannot go far or take our people by the million in a foreign language. We have to think in doing our national work in our own various languages, and more particularly in the language you may choose for all India use. This language should represent the composite culture of India. Therefore, he used the word Hindustani.
Is your approach going to be democratic? Or is it going to be authoritarian? Because in some of the speeches that I have listened to here, there is very much a tone of authoritarianism, very much a tone of the Hindi-speaking areas being the center of things in India, the center of gravity, and others being just the fringes of India. This is not only an incorrect approach, but it is a dangerous approach. सर, हिंदी के विरोध में आजकल दक्षिण भारत में एक जबरदस्त अभियान जारी है। महात्मा गांधी के कहने पे हम सब ने पूरे जोश में दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार किया, परंतु इस सब का नतीजा क्या निकला? सर, हिंदी के हक में जो प्रोपेगेंडा ऊंची आवाज में हो रहा है, वो इतना अति और भ्रष्ट हो चुका है कि उसके कारण मुझ जैसे लोग जो हिंदी जानते भी है और हिंदी के पक्ष में भी है, अब हिंदी के विरोध में जा रहे हैं। सर, इनका कहना है कि जब तक इस देश में एक भाषा नहीं लागू की जाएगी, तब तक न यहाँ एकता होगी न एक संस्कृति। मैं आपको यहाँ आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये एक भाषा एक संस्कृति का नारा बड़ा ही खतरनाक नारा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक भी एक देश एक संस्कृति की दुहाई देते हैं, मगर महोदय, आज इस बात का अर्थ सिर्फ इतना है कि बहुत से लोगों पर केवल कुछ लोगों की मर्जी का वर्चस्व चलेगा। मुझे लगता है कि मेरे मित्र ख्याली दुश्मनों के वार के खिलाफ तलवार भांज रहे हैं। Sir, the directive says to promote Hindi as a medium of expression for all the elements of composite culture of India, not the present high-flown Sanskritized Hindi, which is understood by Pandits only. As far as international numerals are concerned, let no member feel that he is giving something and we are accepting something. We are not beggars in this house. ये किसने कहा? मेरी ऑनरेबल मेंबर से दरख्वास्त है कि वो अपने गुस्से पर काबू रखें। महोदय, मुझे इस आरोप पे सख्त आपत्ति है और ये लांछन पूरी तरह से फर्जी है। श्री शंकर राव देव अपने आप ही पहले तो दानव खड़े कर रहे हैं और फिर आप ही उन पर तलवार चला रहे हैं। फिर भी ये कोई वजह नहीं हुई। If it is so imaginary and if it does not touch him, why is he so angry? The very fact that he is angry and he has lost his temper shows that whatever I have said touches him to the quick. हर जबान का अपना मसला था, अपने डर थे, अपनी समस्याएं थीं। बंटवारे के बाद सूबा पंजाब और पंजाबी जबान की भी अपनी मुश्किलें थीं। Sir, I am one of those who have withdrawn their support from Hindi in Devanagari script simply because of the fanaticism and intolerance of those who support it. If it is left to the states, I am talking of the Punjab particularly, to choose any language, the danger is that the majority of a section of our people who deny that Punjabi is their mother tongue might adopt Hindi, which is not their main language, as the official language of the state. My fear is that Punjabi would not have its own status if it is left to the state legislature. When the Sikh community wanted that the Punjabi language might be considered as the official language of Punjab, the result was that the Hindus said it was no language at all. It was only a dialect of the Hindi language. That surprised me most, because in 1932, the Punjab University had appointed a commission, and that had made a clear report that it was one of the richest languages of this country. Thank you. छोटे छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की भाषाओं के अपने दावे थे, जैसे कि आदिवासियों की भाषाएं। Mr. President, sir, I feel that I would not be discharging my duties properly if I didn't plead to the House that in Schedule 7A, some of the Adivasi languages, which are spoken not just by a few, but literally by millions, should also be included.
These languages are Mundari, Gondi, and Oraon. Sir, all I plead to this House is simply this, that the languages spoken by the most ancient people living in this country should find a place of honor in the schedule. भाषा के सवाल पे शायद सबसे उम्दा भाषण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। वो न सिर्फ पाए के विचारक, अदीब, भाषाविद थे, बल्कि शिक्षा मंत्री होने के नाते भाषा पे जो भी फैसला होता उसे लागू करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। अगर हम सब ये चाहते हैं कि अंग्रेजी की जगह हमारी वतन की जबान तमाम मुल्क, तमाम कौम की जबान हो, तो इसके सिवा हमारे सामने कोई चारा नहीं कि एक मुद्दत तक हम सब्र और इंतजार करें और अंग्रेजी को कायम रखते हुए वतनी जबान की तालीम बढ़ाने की कोशिश करें। अब एक मुल्क या कौम की जिंदगी में 15 बरस की मुद्दत कौन सी बड़ी मुद्दत हुई, ये तो 15 दिन से भी ज्यादा नहीं। जहां तक जबान का ताल्लुक है तो आमतौर पर यह बात मान ली गई है कि कौमी जबान वो जबान हो सकती है जो उत्तरी हिंद की जबान हो, लेकिन इस वक्त उत्तरी हिंद की जबान के लिए 3 नाम पैदा हो गए हैं: उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी अपने वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। हिंदुस्तानी किसी भी अंसर को खारिज नहीं करती, बल्कि हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है। इल्मी जबानें इस तरह नहीं बना करती जिस तरह बनावटी उसूलों और पाबंदियों के जरिए एक चीज बनाई जाती है। जबानें बनाई नहीं जाती, जबानें खुद ब खुद बनने लगती हैं। जबानें ढाली नहीं जा सकती, बल्कि खुद ब खुद ढलने लगती हैं। आप लोग जबानों पर बनावटी उसूलों और पाबंदियों के कुफ्र लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ताले वो कुफ्र लगेंगे नहीं, बल्कि खुद ब खुद खुलकर नीचे गिर पड़ेंगे। जबान का कानून आप सबकी पकड़ से बाहर है। हर चीज के लिए कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जबानों की कुदरती चाल के लिए कोई भी कानून साजी नहीं की जा सकती है। जबानें खुद ब खुद अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर लेती हैं और फिर उसी रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच सकती है। खुद गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का इसी राय पर अमल रहा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन के सिलसिले में यह बात कांग्रेस पार्टी के सामने आई तो मैंने कुदरती तौर पर इसी राय पर जोर दिया। मुझे तवक्को थी कि कम से कम कांग्रेस के पुराने साथी अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, गांधी जी के सिद्धांतों पर जमे रहेंगे। लेकिन अफसोस, मैं अपनी ये बात आप सबसे छुपा नहीं सकता कि मुझे बेहद मायूसी हुई ये देख करके चंद गिने हुए कदमों के सिवा बाकी तमाम कदम अपनी जगह से हिल गए थे।
बिलाखिर ये मामला ड्राफ्टिंग कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया और उस कमेटी से दरखास्त कर दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से का एक नया मसवदा तैयार किया जाए और फिर पेश किया जाए। और इस कमेटी में कुछ नए मेंबरान भी बिठाए गए, उनमें से एक मैं था। इस कमेटी के पहले इजलास में भी मैं शरीक रहा, लेकिन वहां मैंने ये देखा कि अक्सरियत पहले से ही एक खास राय पर जमी हुई थी और किसी भी तरह से इस बात के लिए राजी नहीं थी कि हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया जाए या फिर हिंदी की तशरीह करके उसके मफहूम में एक नया फैलाव पैदा किया जाए। इस सूरत हाल में मैंने महसूस किया कि मेरा वहां रहना तकरीबन बेकार है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और इस कमेटी से अलग हुआ। मुझे यह देखकर सख्त मायूसी हुई कि इस तरफ से लेकर उस तरफ यानी कि हर तरफ तंग ख्याली छाई हुई है। तंग ख्याली का मतलब समझे? नेरो माइंडेडनेस यानी कि दिमाग का छोटा और सिमटा हुआ होना और हर तरह से फैलाव और ऊंचाई से इनकार करना। मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा तंग दिमाग लेकर हम दुनिया की बड़ी कौम हरगिज नहीं बन पाएंगे। हिंदुस्तानी के खिलाफ जो भी कुछ कहा गया उसमें से इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर हिंदी की जगह हिंदुस्तानी को इख्तियार कर लिया गया तो उसमें उर्दू के लिए गुंजाइश पैदा हो जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह की गुंजाइश पैदा हुई तो कौन सी कयामत टूट पड़ेगी, कौन सी कयामत टूट पड़ेगी। मेरे दोस्त मुझसे नाराज ना होंगे अगर मैं ये भी कहूं कि इस तंग ख्याली का दूसरा मंजर मैंने आदात यानी कि न्यूमरल्स की बहस में भी देखा था। दरअसल जबान का यह मसला जिस तरह से हल होना चाहिए था उस तरह से हल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मेरे चंद दोस्तों ने कोशिश की, लेकिन फिर हमने ये महसूस किया कि मौजूदा आब हवा में इससे ज्यादा लचक पैदा नहीं हो सकती है जिस कदर मिस्टर यंगार की तरमीम में पैदा हो गई है। लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। मौलाना आज़ाद के ओजस्वी भाषण के बाद शायद किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, मगर हिंदी का सरकारी शब्दकोश बनाने और संविधान का हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर रघुवीरा कैसे चुप रह जाते। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मौलाना साहब हमारे सामने नामकरण का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, यानी हिंदी या हिंदुस्तानी। और अब तो हिंदी और उर्दू को लेकर भी बड़ा मतांतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। असल में शुरुआत में हिंदी और उर्दू के बीच कोई विशेष अंतर था ही नहीं, किंतु 19वीं शताब्दी में उर्दू अदीबों ने कसम उठाकर यह नियम बना लिया कि वो एक भी शब्द ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे जो भारतीय मूल से आया हो। और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में 19वीं शताब्दी में ही हिंदी लेखन भी पनपने लगा, जो भारतीय परंपराओं से जन्मा साहित्य था। परंतु धीरे धीरे यह अंतर बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि आज हमारी भाषाओं में दो साहित्य मौजूद हैं जो एक ही आधार से आरंभ होकर आज अलग अलग दिशाएं ले चुके हैं। पर आज समस्या केवल हिंदी और उर्दू के बीच बढ़ती खाई को पाटने की नहीं है, बल्कि आज तो हमें एक ऐसी भाषा को खोजना है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सारी भाषाओं की सेवा कर सके। और यह काम केवल
और केवल हिंदी। अपनी बात को खत्म करने में अभी और कितना वक्त लगेगा आपको? सर, लगभग आधे घंटे का समय। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। The House shall meet at 5 o'clock. सभा शाम तक के लिए स्थगित कर दी गई और उधर कांग्रेस के सदस्यों की एक जोरदार मीटिंग हुई, जहां बहुत गिले शिकवे, शिकायतों, गर्मा गर्मी और झड़पों के बाद हिंदी को लेकर गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हो ही गया। हिंदी वालों ने अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं या इंटरनेशनल न्यूमरल्स को हटाने की अपनी जिद छोड़ दी और ये भी मान लिया कि 15 सालों तक अंग्रेजी को समान स्थान मिले। और जब शाम को संविधान सभा दोबारा बैठी तो हमारी राजभाषा को लेकर प्रस्ताव पास हो गया। संविधान सभा ने शायद सबसे मुश्किल सवाल का हल ढूंढ ही लिया था। I think we have adopted a chapter for our constitution which will have very far-reaching consequences in building up the country as a whole. We wanted our friends from the South to accept Hindi, and they accepted it. And we wanted them to accept the Devanagari script, and they have accepted it. They want us to accept a different form of numerals. And why should there be any difficulty in accepting it? We have done the wisest thing possible. And I'm glad, I'm happy, and I hope posterity will bless us for this.